हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं ग्लाउकोमा सीरीज का ये दूसरा वीडियो। मैं आपको बता दूं, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लाउकोमा के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि ग्लाउकोमा होता क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका मेन कॉज क्या होता है ग्लाउकोमा होने का। हमने फ्लो चार्ट देखे थे, हमने कुछ टर्म्स देखे थे आईओपी के बारे में, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस के बारे में, और तीनों तरह के ग्लाउकोमा में एक्वस ऑब्स्ट्रक्शन का मेन कॉज देखा था। उससे पहले हमने देखा था कि हम ग्लाउकोमा में पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि ये सारे पॉइंट्स जो हमें ग्लाउकोमा के अंडर पढ़ने हैं, प्लस बेसिक्स के बारे में देखा था। अब हम अपने दूसरे वीडियो में आ गए हैं, जिसमें हम ग्लाउकोमा की ऑफिशियल डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो हियर इज ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा की डेफिनेशन क्या होती है? ग्लाउकोमा इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, नर्व डैमेज होता है, रिजल्टिंग इन कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क। जो आंख में जो पीछे ऑप्टिक डिस्क होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है एंड अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट। दो चीजें होती हैं प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क होता है पहला, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है स्पेसिफिक पैटर्न में। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दैट आर एसोसिएटेड फ्रीक्वेंटली विथ राइज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। फिर से पढ़ देता हूं। ग्लाउकोमा इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी रिजल्टिंग इन कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क एंड स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड फ्रीक्वेंटली विथ राइज्ड आईओपी। ये कलर्ड वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ग्लाउकोमा की डिफिनेशन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में ग्लाउकोमा की डिफिनेशन भी कई बार पूछ लेता है, तो आपको ये डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो ग्लाउकोमा में हमने क्या क्या चीजें देखी? सबसे पहला ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क देखते हैं और स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखते हैं। कॉज क्या होता है? राइज्ड आईओपी। क्लासिफिकेशन हम पहले भी बात कर चुके हैं। ग्लाउकोमा तीन टाइप्स का होता है। सबसे पहला कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंटल ग्लाउकोमा, कॉन्जेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल भी बोल सकते हैं। दूसरा प्राइमरी एडल्ट ग्लाउकोमा, और तीसरा सेकेंडरी ग्लाउकोमा। कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा और सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा विदाउट एनी एसोसिएटेड एनोमलीज के होता है। कोई भी दूसरी एनोमलीज, कोई भी दूसरे डिसऑर्डर्स ये ग्लाउकोमा कॉज नहीं करेंगे। इसमें आई के इनर रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से ये ग्लाउकोमा होता है, इसलिए इसे प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में एसोसिएटेड एनोमलीज इन्वॉल्व होती हैं, कोई दूसरी डिजीज होंगी, दूसरे डिसऑर्डर्स होंगे जिसकी वजह से ये ग्लाउकोमा कॉज होता है। उसके बाद दूसरा होता है प्राइमरी एडल्ट ग्लाउकोमा। प्राइमरी एडल्ट ग्लाउकोमा तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा पीओएजी, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा पीएसीजी, और तीसरा होता है प्राइमरी मिक्स्ड मैकेनिज्म ग्लाउकोमा। हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादातर पीओएजी और पीएसीजी से आते हैं, और कई बार शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में भी कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंटल ग्लाउकोमा देखने के लिए भी मिल जाता है। तीसरा टाइप होता है सेकेंडरी ग्लाउकोमा। सेकेंडरी ग्लाउकोमा हमने जैसे सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा पढ़ा था, उसी तरह से सेकेंडरी ग्लाउकोमा होता है। सेकेंडरी ग्लाउकोमा एडल्ट में होगा जिसमें एसोसिएटेड एनोमलीज इन्वॉल्व होंगी। प्राइमरी एडल्ट ग्लाउकोमा में कोई भी एसोसिएटेड एनोमली इन्वॉल्व नहीं होगी, इसलिए इसे हमने प्राइमरी एडल्ट ग्लाउकोमा कहा है। सेकेंडरी ग्लाउकोमा में एसोसिएटेड एनोमलीज होती हैं, दूसरे डिसऑर्डर्स होंगे जिनकी वजह से ग्लाउकोमा होगा। ये दो टाइप का होगा, सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा और सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। सेकेंडरी एनोमलीज, दूसरे डिसऑर्डर जिसकी वजह से ओपन एंगल ग्लाउकोमा हो रहा है, उसे सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा कहेंगे, और एसोसिएटेड एनोमलीज जो कि एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा कराएंगी, उन्हें हम उस ग्लाउकोमा को सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के अंडर पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे अगले टॉपिक कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा से। हमने बात की कि ग्लाउकोमा में एक चीज कॉमन होती है, वो है एबनॉर्मली हाई आईओपी। आईओपी राइज हो जाता है, 21 mmHg से आईओपी राइज हो जाएगा। तो कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में क्या होता है? ग्रुप ऑफ डाइवर्स डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कई सारे डिसऑर्डर्स, कई सारे डिजीजेस होती हैं जो कि ग्लाउकोमा के अंडर ही आती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एबनॉर्मली हाई आईओपी प्रेजेंट है। तो
एबनॉर्मली हाई आईओपी की वजह से ग्रुप ऑफ डाइवर्स डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका मेन कॉज क्या है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है वो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं कर पाएगा, एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज एब्रप्ट करेगा, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर आईओपी बढ़ाएगा और एबनॉर्मली हाई आईओपी होगा, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ डाइवर्स डिसऑर्डर्स होंगे। इसे कहते हैं कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा। तो ग्रुप ऑफ डाइवर्स डिसऑर्डर्स इन विच एबनॉर्मल हाई आईओपी रिजल्ट ड्यू टू डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा, दूसरा सेकेंडरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा। प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा में कोई भी दूसरी एसोसिएटेड एनोमली नहीं होगी ग्लाइकोमा कॉज करने वाली, मतलब आई बॉल के अंदर के ही वर्किंग प्रॉब्लम्स, दूसरे डिसऑर्डर्स की वजह से यह ग्लाइकोमा होता है। वहीं सेकेंडरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा में दूसरी एसोसिएटेड एनोमलीज हैं, चाहे वो ऑक्यूलर एनोमली हो गई या फिर सिस्टमिक एनोमली हो गई, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोमा डेवलप होता है, इसलिए ये सेकेंडरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा हुआ। अब बात करते हैं प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा की। कुछ बातें वही हमेशा सेम रहेंगी। प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा एबनॉर्मली हाई आईओपी होगा ड्यू टू डेवलपमेंटल एनोमली। अब कॉन्जेनाइटल है या फिर डेवलपमेंटल ग्लाइकोमा है तो डेवलपमेंटल एनोमली होता है, तो एबनॉर्मली हाई आईओपी होगा डेवलपमेंटल एनोमली की वजह से ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी अदर ऑक्यूलर और सिस्टमिक एनोमली। क्योंकि प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा है तो कोई दूसरी एसोसिएटेड ऑक्यूलर या फिर सिस्टमिक एनोमली नहीं होंगी। एबनॉर्मली हाई आईओपी होगा डेवलपमेंटल एनोमली की वजह से। किसकी डेवलपमेंटल एनोमली? एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर की वजह से। आई होप ये आप लिख लोगे। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस से पहले हम देखेंगे इसके कॉजेस के बारे में। उससे पहले हम ईटियोलॉजी देख लेते हैं। तो जो प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा होता है वो यूजली बाइलेटरल होता है, दोनों आंखों में देखने के लिए मिलेगा। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता है, इनहेरिटेंस में इसका ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट पाया जाता है। पहला बाइलेटरल हुआ, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट हुआ। तीसरा बॉयज में ज्यादा देखने के लिए मिलता है गर्ल्स के कंपैरेटिवली। तो ईटियोलॉजी कैसी होगी? बाइलेटरल होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता है और बॉयज में ज्यादा पाया जाता है गर्ल्स के कंपैरेटिवली। कॉजेस क्या होते हैं? 3 कॉजेस होते हैं प्राइमरी कॉन्जेनिटल ग्लाइकोमा के। सबसे पहला कॉज ये होता है कि एक्वस आउटफ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है एक सेलुलर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की वजह से। जो एक्वस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया एक सेलुलर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन की वजह से, उस सेलुलर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बर्केन्स मेम्ब्रेन। बर्केन्स मेम्ब्रेन, ये नाम याद रखना है आपको। तो बर्केन्स मेम्ब्रेन एक सेलुलर मेम्ब्रेन है जिसके फॉर्मेशन की वजह से एक्वस आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। पहला हुआ बर्केन्स मेम्ब्रेन। दूसरा होगा थिकनिंग या फिर माल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेबेकुलर मेशवर्क। जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क अपन ने पढ़ा था आइरिस के ऊपर पाया जाता है, उसका माल डेवलपमेंट हुआ, उसकी स्टिफनिंग हो गई या फिर उसकी थिकनिंग हो गई या फिर उसका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो माल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेबेकुलर मेशवर्क दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा होता है एबनॉर्मल क्लीवेज ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल। जो अपन ने एंटीरियर चैम्बर एंगल पढ़ा था, उसका एबनॉर्मल सही से क्लीवेज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो आउटफ्लो है, जो ड्रेनेज होना चाहिए वो ड्रेनेज नहीं हो पाता है। तो इसका कॉज क्या हुआ? तीसरा कॉज एबनॉर्मल क्लीवेज ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल। एंटीरियर चैम्बर एंगल का एबनॉर्मल क्लीवेज। पहला हुआ बर्केन्स मेम्ब्रेन, दूसरा हुआ माल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेबेकुलर मेशवर्क, तीसरा हुआ एबनॉर्मल क्लीवेज ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में जैसे हमने पढ़ा माल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेबेकुलम का माल डेवलपमेंट हुआ इंक्लूडिंग आरिडो ट्यूबरकुलर जंक्शन। आरिडो ट्यूबरकुलर जंक्शन के साथ साथ जो ट्रेबेकुलम है उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ। डेवलपमेंटल एनॉमली जो अपन पढ़ के आए थे वही हुआ, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ ट्रेबेकुलम इंक्लूडिंग आरिडो ट्यूबरकुलर जंक्शन में। इसको टर्म क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ट्रेबेक्युलो डिसजेनेसिस। आपको याद रखना है, ट्रेबेक्युलम मेशवर्क है तो ट्रेबेक्युलो डिसजेनेसिस। माल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेबेकुलम को हम कहते हैं ट्रेबेक्युलो डिसजेनेसिस। तो ट्रेबेक्युलो डिसजेनेसिस की वजह से अब एक्वस आउटफ्लो इंपेयर्ड हो गया, एक्वस आउटफ्लो का ड्रेनेज इंपेयर्ड हो गया, जिसकी वजह से आईओपी रेज हो गया। तो यहाँ
आईओपी रेज होने का रीजन क्या है? ट्रेबेकुलम का माल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं ट्रेबेकुलर डिसजेनेसिस, जिसकी वजह से एक्वस आउटफ्लो इंपेयर्ड हो गया, ड्रेनेज इंपेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आईओपी रेज हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स के साथ साथ हम इसकी फोटोज भी देखेंगे कि प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा देखने में कैसा दिखता है। तो क्लिनिकल फीचर, क्लासिक ट्रायड ऑफ कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा, ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, और पूरा क्लिनिकल फीचर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्लासिक ट्रायड, 3 क्लासिक ट्रायड सिम्टम जो कि कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहला लाइक्रामेशन, फोटोफोबिया और ब्लेफरोस्पाज्म। लाइक्रामेशन वाटरिंग आई होगी, फोटोफोबिया होगा, लाइट से डर लगेगा, और ब्लेफरोस्पाज्म होगा। ब्लेफरोस्पाज्म का मतलब होता है आई ट्विचिंग। आई ट्विचिंग, हम कहते हैं ना आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, दाईं आंख फड़क रही है, तो उस चीज को हम कहते हैं ब्लेफरोस्पाज्म। तो 3 क्लासिकल ट्रायड्स होते हैं। सबसे पहला लैक्राइमेशन होगा, वाटरिंग आई होगी, दूसरा फोटोफोबिया होगा, और तीसरा ब्लेफरोस्पाज्म होगा। ये क्लासिकल ट्रायड्स होते हैं कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा के। दूसरा क्लिनिकल फीचर होता है हिस्ट्री ऑफ आई रबिंग देखने के लिए मिलेगी। तो एलिवेटेड आईओपी की वजह से आईओपी बढ़ेगा, उसकी वजह से कॉर्नियल नर्व जो होंगी वो इरिटेट होंगी, और जो बच्चा है वो आई रबिंग की हिस्ट्री देगा, आई रबिंग करेगा बार बार। तो हिस्ट्री ऑफ आई रबिंग देखने के लिए मिलेगी। तीसरी कॉर्नियल साइंस। कॉर्नियल साइंस क्या क्या देखने के लिए मिलेंगी? जो कॉर्निया होगी वो एडेमेटस, एनलार्ज और डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन का ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। तो एडेमा, एनलार्जमेंट और डेस्मेंट्स ब्रेक देखने के लिए मिलेगा कॉर्निया में, प्लस हेजी कॉर्निया, थोड़ा ओपेक कॉर्निया देखने के लिए मिलेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगला स्क्लेरा में। तो कॉर्निया में हमने देखा एडेमा, एनलार्जमेंट और डेस्मेंट्स ब्रेक देखने के लिए मिला, अलॉन्ग विथ हेजी कॉर्निया। स्क्लेरा देखने के लिए कैसे मिलेगी? स्क्लेरा मिलेगी थिन एंड अपीयर्स ब्लू। अभी हम जो फोटो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि स्क्लेरा और उसके साथ कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में। स्क्लेरा हमें मिली थिन और ब्लू कलर की मिली। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हैब्स्ट्रिया। हैब्स्ट्रिया कहते हैं इसको। हैब्स्ट्रिया क्या होती है? हॉरिजॉन्टल कर्विलीनियर लाइंस होती हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं कॉर्निया में, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि कॉर्निया के बैक साइड में देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आपको याद रखना है कि स्क्लेरा में हैब्स्ट्रिया देखने के लिए मिलती हैं। किसमें? प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा के अंदर हैब्स्ट्रिया क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल कर्विलीनियर लाइंस होती हैं जो कि बैक ऑफ कॉर्निया में देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद एंटीरियर चैम्बर कैसा मिलेगा? एंटीरियर चैम्बर हमें डीप मिलेगा, एंटीरियर चैम्बर हमें डीप मिलेगा, और लेंस हमें मिलेगा एंटीरियरली और पोस्टीरियरली फ्लैट हो जाएगा। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली फ्लैट देखने के लिए मिलेगा लेंस। तो लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया, ब्लेफरोस्पाज्म, ये क्लिनिकल ट्रायड हो गया। हिस्ट्री ऑफ आई रबिंग, कॉर्नियल साइंस में एडेमा, एनलार्जमेंट एंड डेस्मेंट्स ब्रेक अलॉन्ग विथ हेजी कॉर्निया। स्क्लेरा हमारी थिन और ब्लू कलर की मिलेगी, एंटीरियर चैम्बर डीप मिलेगा, और लेंस एंटीरियो पोस्टीरियरली फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगला जो क्लिनिकल फीचर है वो है ऑप्टिक डिस्क का। ऑप्टिक डिस्क में हमने पढ़ा था ग्लाउकोमा के स्टार्ट में ही कि ऑप्टिक डिस्क में एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्टिक डिस्क में हमें वेरिएबल कपिंग देखने के लिए मिलेगी। वेरिएबल कपिंग देखने के लिए मिलेगी। कप शेप की ऑप्टिक डिस्क हो जाती है। कप शेप की ऑप्टिक डिस्क हो जाती है। अब ऑप्टिक डिस्क क्या होती है ये हम ऑप्टिक डिस्क वाले वीडियो में पढ़ेंगे। कपिंग क्या होती है ये भी हम ऑप्टिक डिस्क वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक डिस्क में क्या होगी? वेरिएबल कपिंग देखने के लिए मिलेगी अलॉन्ग विथ एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक डिस्क में 2 चीजें देखने के लिए मिली, ऑप्टिक कपिंग मिली और एट्रोफी मिली। ये सारी चीजें 3 साल के बाद होती हैं, 3 साल की उम्र के बाद देखने के लिए मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है बप्थेल्मोस। बप्थेल्मोस क्या होता है? लार्ज आईबॉल हो जाना। तो बप्थेल्मोस देखने के लिए मिल जाती है कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में। लार्ज आईबॉल हो जाती है, कॉर्नियल डायमीटर 13 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। बप्थेल्मोस के लिए कॉर्नियल डायमीटर 13 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में बप्थेल्मोस देखने के लिए मिला, लार्ज आईबॉल हो जाएगी, कॉर्नियल डायमीटर 13 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। ये अर्ली फीचर होता है, अर्ली हो जाएगा, 3 साल एज के पहले हो जाएगा। अब हम देखेंगे वो तस्वीर। तो ये जो फोटो आपके सामने है ये एक बच्चे की फोटो है जिसकी दोनों आंखों में आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की आंखें दिख रही हैं, प्लस साथ ही साथ इसकी जो आंखें हैं वो हल्की हल्की सी बड़ी भी दिख रही हैं। तो इसकी ब्लू आंखें, इसकी जो स्क्लेरा है वो ब्लू अपीयर हो रही है। साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर चेंज है वो बायलैटरल है। तो बायलैटरल चेंज है,
प्लस ब्लू कलर की स्क्लेरा है और जो कॉर्निया है वो हमें हेजी दिख रही है। तो ये कंडीशन है कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा की, जिसमें बायलैटरल हेजी कॉर्निया प्लस ब्लू कलर की स्क्लेरा देखने के लिए मिलती है। उसके बाद ये अगली जो तस्वीर है इसमें हम देख सकते हैं बप्थेलमोस का फीचर। ऊपर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो राइट आई है वो लेफ्ट आई की कंपेरेटिवली बड़ी नजर आ रही है। तो बप्थेलमोस के फीचर में हमने पढ़ा कि बप्थेलमोस में कॉर्नियल डायमीटर मोर देन 13 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ये राइट आई एक साइड का यूनिलेटरल बप्थेलमोस है जो कि इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा के अंदर आएगा। और नीचे वाली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये दोनों आंखों में बप्थेलमोस देखने के लिए मिल रहा है। इसमें राइट आई और लेफ्ट आई दोनों में आई बॉल बड़ी हो गई है। कॉर्नियल थिकनेस इसकी ग्रेटर देन 13 मिलीमीटर से ज्यादा होगी और ये इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा है और बप्थेलमोस दोनों आई का। उसके बाद ये तीसरी तस्वीर जो है इसमें आप देख सकते हैं यहां लेफ्ट साइड पे जहां पे डार्क है आप एक हॉरिजॉन्टल कर्वीलिनियर लाइंस देखने के लिए मिल रही है जो कि एरो इंडिकेट कर रहा है। हम अभी पढ़ करके आए थे कि जो हॉरिजॉन्टल कर्वीलिनियर लाइंस होती हैं इसे हम कहते हैं हार्बस्ट्रिया। हार्बस्ट्रिया किसका फीचर होती है? हार्बस्ट्रिया फीचर्स होती है स्क्लेरा में देखने के लिए मिलती है। तो इन तीन तस्वीर की मदद से हम कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोमा को इजिली पहचान पाएंगे। अब हमें देखना है एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोमा। प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोमा के लिए हम कैसे एग्जामिनेशन करेंगे? सबसे पहला हमें मेजरमेंट ऑफ आईओपी करना पड़ेगा। हमने पढ़ा कि आईओपी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट ऑफ ग्लाइकोमा के लिए। तो हम सबसे पहले आईओपी का मेजरमेंट करेंगे। उसके लिए कौन सा डिवाइस होगा? हैंड हेल्ड परकिंस एप्लीनेशन टोनोमीटर। हैंड हेल्ड परकिंस एप्लीनेशन टोनोमीटर के साथ हम आईओपी का मेजरमेंट करेंगे। दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल डायमीटर। हम कॉर्नियल डायमीटर का मेजरमेंट करेंगे ताकि हम बप्थेलमोस का पता लगा सकें। तो पहला आईओपी का मेजरमेंट, दूसरा कॉर्नियल डायमीटर का मेजरमेंट, तीसरा होता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के बाद हम करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी क्यों करते हैं? टू इवेल्युएट ऑप्टिक डिस्क। हमने देखा कि ऑप्टिक डिस्क में दो तरह के चेंजेस होते हैं, वेरिएबल कपिंग और एट्रोपी देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी से इवेल्युएट की जाएगा ऑप्टिक डिस्क को। उसके बाद हम करेंगे गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन। गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? किसका? एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर का, जो कि ट्रेबेकुलर डिसजेनेसिस को रिवील करेगा। हमने पढ़ा कि कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोमा में ट्रेबेकुलर डिसजेनेसिस होता है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में। उसके एग्जामिनेशन के लिए हमें करना पड़ेगा गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो हमने आईओपी का मेजरमेंट किया हैंड हेल्ड परकिंस एप्लीनेशन टोनोमीटर से, फिर मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल डायमीटर किया ताकि बप्थेलमोस का पता लग सके, तीसरा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया, चौथा ऑप्थेल्मोस्कोपी किया जिससे ऑप्टिक डिस्क का इवेल्युएशन किया, उसके बाद गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जिससे ट्रेबेकुलर डिसजेनेसिस का पता लगेगा। उसके बाद आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आजकल क्वेश्चन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस सारे केस लेकर के आया हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ नाम आप याद रख लें। तो जो कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोमा के प्रेजेंटिंग साइंस हैं वो दूसरे किस कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल सकता है, हम ये देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। जैसे हमने पढ़ा था क्लासिकल ट्रायड्स में लैक्रामेशन। तो लैक्रामेशन अदर किस कॉजेज में देखने के लिए मिल सकता है? लैक्रामेशन मिल सकता है कॉन्जेनाइटल नेसोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज में, मीजमैन्स कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी में, रीज बकल डिस्ट्रॉफी में। तो तीन कंडीशंस में हमें लैक्रामेशन देखने के लिए मिल सकता है। कॉन्जेनाइटल एनएलडी ब्लॉकेज आपको याद रखना है। दूसरा होता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया हमें केराटाइटिस या फिर यूवियाटिस देखने में मिल सकता है। क्लाउडी कॉर्निया, हमने हेजी कॉर्निया पढ़ा, तो क्लाउडी कॉर्निया हमें कब देखने के लिए मिल सकता है? कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोमा के अलावा। तो अगर यूनिलेटरल क्लाउडी कॉर्निया है वो हमें ट्रॉमा अलॉन्ग विथ रप्चर ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में मिल सकता है। अगर आई बॉल का कोई ट्रॉमा हो गया, कॉर्निया का ट्रॉमा हुआ जिसके साथ साथ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन का रप्चर हुआ, तो उसमें हमें यूनिलेटरल केस में क्लाउडी कॉर्निया देखने के लिए मिल सकता है, ट्रॉमा विथ रप्चर ऑफ डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल फोर्सेप्स इंजरी, सर्जरी के टाइप पे फोर्सेप्स की वजह से लगी हुई इंजरी में हमें यूनिलेटरल क्लाउडी कॉर्निया देखने के लिए मिल सकता है। अगर बाइलेटरल क्लाउडी कॉर्निया है तो वो हमें ट्रॉमा, पॉलीसेकेराइडोसिस, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस और कॉर्नियर इंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी में देखने में मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आईओपी रेज्ड है चिल्ड्रन में। तो दूसरी कौन सी कंडीशन है जिनमें आईओपी रेज्ड हो सकती है बच्चों में? पहला रेटाइनोब्लास्टोमा, दूसरा रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, ट्रॉमेटिक ग्लाइकोमा और सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल ग्लाइकोमा। एग्जाम्पल रूबेला और एनिरिडिया।
तो रेटाइनोब्लास्टोमा में रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में, ट्रॉमेटिक ग्लाउकोमा में और सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में देखने के लिए हमें रेस्ड ओपी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्टिक डिस्क कौन कौन से अदर कॉजेज में मिल सकता है। ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस कहाँ मिलेगा? डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ डिस्क। तो जो ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस हमें कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में देखने के लिए मिल रहा है वो कॉन्जेनाइटल एनोमली भी तो हो सकती है, तो वो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कॉन्जेनाइटल एनोमली ऑफ डिस्क तो नहीं है। सच एज पिट हो सकता है, कोलोबोमा हो सकता है, हाइपोप्लेजिया ऑफ डिस्क हो सकती है, टिल्टेड डिस्क हो सकती है, या फिर लार्ज फिजियोलॉजिकल कप हो सकती है। तो ये कॉन्जेनाइटल एनोमलीज डिस्क है जो कि अपीयर हो सकती हैं, सेम लग सकती हैं हमें कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा की तरह। तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। फिर हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा क्या होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है, हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स ही अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमें 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला इंसिजनल एंगल सर्जरी, दूसरी फिल्ट्रेशन सर्जरी और तीसरी होती है ग्लाउकोमा ड्रेनेज डिवाइस GDD। इंसिजनल एंगल सर्जरी, फिल्ट्रेशन सर्जरी और ग्लाउकोमा ड्रेनेज डिवाइस। इंसिजनल एंगल सर्जरी में हमें 2 अप्रोचेस करने पड़ते हैं। 2 अप्रोचेस पॉसिबल हैं। पहला इंटरनल अप्रोच और दूसरा एक्सटर्नल अप्रोच। इंटरनल अप्रोच को हम कहते हैं गोनियोटॉमी, और एक्सटर्नल अप्रोच को कहते हैं ट्रेबेकुलेक्टॉमी। गोनियोटॉमी इंटरनल अप्रोच, ट्रेबेकुलेक्टॉमी एक्सटर्नल अप्रोच। फिल्ट्रेशन सर्जरी में भी हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहला ट्रेबेकुलेक्टॉमी विथ एंटीमेटाबोलाइट्स। पहला ऑप्शन यह है कि हम ट्रेबेकुलेक्टॉमी करें एंटीमेटाबोलाइट्स के साथ में, और दूसरा है कंबाइंड ट्रेबेकुलेक्टॉमी एंड ट्रेबेक्युलोटॉमी। ट्रेबेक्युलोटॉमी और ट्रेबेक्युलेक्टॉमी, नाम आपको याद रखना है, ट्रेबेक्युलोटॉमी और ट्रेबेक्युलेक्टॉमी विथ फिल्ट्रेशन सर्जरी में हमें 2 प्रोसीजर्स, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला कि हम ट्रेबेक्युलोटॉमी कर सकें, ट्रेबेक्युलेक्टॉमी विथ एंटीमेटाबोलाइट्स। ट्रेबेक्युलेक्टॉमी करेंगे एंटीमेटाबोलाइट्स के साथ में। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम ट्रेबेक्युलोटॉमी और ट्रेबेक्युलेक्टॉमी दोनों साथ में करें। ट्रेबेक्युलोटॉमी और ट्रेबेक्युलेक्टॉमी दोनों साथ में करें अलॉन्ग विथ एंटीमेटाबोलाइट्स। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन सर्जरी में ऑप्शन होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है ग्लाउकोमा ड्रेनेज डिवाइस। तो हमें ट्रीटमेंट में बस इतना ही याद रखना है। तो ये हमारा था कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा का प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा। अब हमें देखना है सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा। ट्रीटमेंट सेम होगा, एग्जामिनेशन सेम होगा, लेकिन इसमें ऑक्यूलर और सिस्टमिक एनोमलीज इन्वॉल्व होती हैं। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा में जो ग्लाउकोमा डेवलप होता है वो एसोसिएटेड होता है अदर ऑक्यूलर या फिर सिस्टमिक एनोमलीज के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है और आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, आप चाहे तो इसकी फोटो भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक एक बार ही सारे नाम बता देता हूं। सेकेंडरी ग्लाउकोमा एसोसिएटेड विथ ऑक्यूलर एनोमलीज और दूसरा है सेकेंडरी ग्लाउकोमा एसोसिएटेड विथ सिस्टमिक एनोमलीज। तो ऑक्यूलर एनोमलीज में 2 हो सकती हैं, आयरिडो डिसजेनेसिस और आयरिडो कॉर्नियल डिसजेनेसिस। तो आयरिडो डिसजेनेसिस के ये नाम है, ये हमें पढ़ने हैं, और आयरिडो कॉर्नियल डिसजेनेसिस के ये नाम है। तो आयरिडो डिसजेनेसिस के साथ एसोसिएटेड ग्लाउकोमा में एनेरिडिया, 50% केस में एनेरिडिया देखने के लिए मिलता है। एनेरिडिया, फैमिलियल आइरिस हाइपोप्लेजिया, कॉन्जेनाइटल एक्ट्रोपियन ओविया, कॉन्जेनाइटल माइक्रोकॉर्निया, कॉन्जेनाइटल नैनोप्थल्मोस। और आयरिडो कॉर्नियल डिसजेनेसिस में पोस्टीरियर एम्ब्रोटोमा, एक्सेनफील्ड रिंगल सिंड्रोम और पीटर्स एनोमली। ये नाम है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। सेकेंडरी ग्लाउकोमा एसोसिएटेड विद सिस्टमिक एनोमलीज। सिस्टमिक एनोमलीज कौन कौन से सिस्टमिक एनोमलीज हो सकती हैं? जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हमने नीट में भी पढ़ा है, इसके पहले जेनेटिक्स में भी पढ़ा है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ट्राइसोमी 13-15, ट्राइसोमी 18 जिसे हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएट हो सकता है हमारा ग्लाउकोमा, जिसको हम सेकेंडरी ग्लाउकोमा कहेंगे। दूसरा हो सकता है एक्टोपिया लेंट्रिस सिंड्रोम। तीसरा हो सकता है फैकोमेटोसिस वेबर सिंड्रोम। 50% केसेस में फैकोमेटोसिस में वेबर सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। फिर होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें सेकेंडरी ग्लाउकोमा एसोसिएट हो सकता है?
लोवे सिंड्रोम, हर्लर सिंड्रोम, ज़ेलवेगर सिंड्रोम। तो ये हमारा कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अगले वीडियो में आ जाओ। थैंक यू।